कि आपने इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर रघु ठाकुर की पहचान को एक समाजवाद के रूप में जिस ढंग से स्थापित किया है और उस पर फिर किसी प्रकार के जीवन परिचय पूछना मैं नहीं समझता उचित है। इसलिए मैं आपसे दैनिक लोक सदन के लिए कुछ बातचीत करना चाहूँगा जी। और उसमें मेरा सीधा धन्यवाद आपको पूछिए। प्रश्न है कि ये जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा या उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा चली, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यात्रा करना इस देश में एक अच्छा काम होता है। आमतौर पर यात्रा करने वाले के प्रति जन भावना का अनुकूल बनती है और राहुल गांधी की जो छवि पहले योजनाबद्ध ढंग से पप्पू के रूप में बना दी गई थी, उनकी यात्राओं ने उस छवि में बदल लाया है जी। परंतु जितना उसका लाभ है परिवर्तन भी होना चाहिए, वो नहीं मिल पाया और उसके नहीं मिल पाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि यात्रा के साथ साथ आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं और अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के सामने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य केवल इतना ही रहता है कि एक सरकार को हटाना है, उसके लिए अगर गठजोड़ करना है तो गठजोड़ के जो भी राज्य में ताकतवर पार्टियां हैं वो अच्छी है बुरी है उस सब शामिल कर लेना है, कर लेना है। जिन्हें कल तक जिनकी आप आलोचना करते रहे उनको भी साथ कर लेना है और सरकार को हटाना है। मेरा कहना है कि सरकार को हटाना एक अनिवार्यता है, पर इसके साथ साथ में हम भविष्य में कौन सा बदलाव लाएंगे ये सपना भी लोगों को बताने ये बताने को अभी समझ नहीं पाए। जैसे डिजिटल खिलाफ गलत हम लोग मानते हैं, हम तो तब भी लड़ते रहे सरकार डिजिटल खिलाफ से कांग्रेस सरकार 74 की रेल हड़ताल हुई, उस रेल हड़ताल में हम जेल में रहे, तब भी हमको पता है यहाँ भी लड़ते रहे। परंतु क्या गठबंधन ये कहने को तैयार है कि हम आएंगे तो हम इंडियन क्षेत्रों की डिग्री को समाप्त कर देंगे? तो अकेले नकारात्मकता से बात नहीं बनेगी, कुछ हमको सकारात्मक भी दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा जो इसका पक्ष है कि राहुल जी से मेरा कुछ संवाद नहीं है और अगर कभी वो संवाद करें तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप गठबंधन तो बनाइए, ठीक है, आपको सोचना ही चाहिए कि हम कांग्रेस पार्टी को 1942 की कांग्रेस में भेजा है। कांग्रेस पार्टी हमारी कोई शत्रु पार्टी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं। आपको पता नहीं है कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर, माधवी फ्रीडम फाइटर, वो जेल में रहे गांधी का। तो क्या राहुल गांधी इस बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं कि वे कांग्रेस को उस 42 की पार्टी को बनाने के लिए ले जाना चाहते हैं? और अगर इसके तैयार हैं तो बीच का जो इतिहास है उस इतिहास में कुछ कविताएँ हो सकती हैं, आलोचनाएँ हो सकती हैं, अच्छे बुरे पक्ष हो सकते हैं, पर को भूल के जिन लोगों ने उस कांग्रेस के आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की थी, क्या उनको स्वीकार करने को तैयार है? मैं आपसे इससे ये बात कर रहा हूँ कि 42 में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद नेहरू भी गिरफ्तार हुए। अगर हिंदुस्तान में सबसे कोई प्राथमिक भूमिका अदा की थी तो दो लोग थे, एक डॉक्टर रामाराव लोहिया और जयपाल मालवीय। तो ये लोगों के लिए क्यों अलग होना पड़ा और अलग हुए भी मान लीजिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार है कि अलगाव के बाद भी वो हमारे परिवार के मुखिया रहे, हम तो स्वीकार करें? ये बड़प्पन अगर राहुल गांधी में आएगा तो विकास से राहुल को ठीक रास्ता बना पाएगा। आप ये जो MSP गारंटी है या और भी जो मांगे हैं उनके, इस मांग को लेकर के किसान आंदोलनरत हैं, इस पर आपको क्या स्टेटमेंट है?
देखिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, इसके पक्ष में, परंतु कुछ बातों को मैं इतिहास के तथ्य के तौर पर भी दर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये एमएसपी स्वामीनाथन की देन नहीं है, ये देन है एकमात्र व्यक्ति की। इसने 1960 से प्रस्ताव किया था, वो था डॉक्टर राममनोहर लोहिया। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो लोहिया की पार्टी से हम लोग सब शामिल थे, उसके एक प्रस्ताव है कि किसान नीति बारे में, कि किसानों के लिए लागत मूल्य निकाल के 50% मुनाफा देकर देना चाहिए। तो एक तो ये इतिहास को तोड़ना है, और इसके पीछे भी कौन सी शक्तियाँ हैं। आजकल आप जानते हैं, अपने प्रमुख व्यक्ति हैं कि पुरस्कार किसको मिलते हैं, ठीक है। जो वैश्विक पुरस्कार हैं, ये वैश्विक दलालों को मिल रहा है, ये कोई कारण नहीं है। ये मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? मैग्सेसे जिस व्यक्ति की स्मृति में है, मैग्सेसे के, वो वह व्यक्ति जिसने अपने देश के हजारों लोगों को मरवा दिया था अमेरिका के ब्लू पॉइंट पर रखने के लिए, अपने देश में लाने के लिए, और CIA का पुरस्कार है। तो ये स्वामीनाथन की देन नहीं है। ये जो है, ये जो हमारा एक NGO कल्चर आया है, वो लोग चला रहे हैं। पर लोहिया का जो MSP था, उसको हम लोग कहते हैं दाम माधव नीति। उस दाम माधव नीति को समझना पड़ेगा। उसमें लोहिया ने कहा किसान की लागत मूल्य निकाल के 50% मुनाफा जो कर दो जी, और कारखाने के सामान का लागत मूल्य निकाल के उसमें भी 50% जोड़ के उसकी सीमा बंद। तो दाम बांधो का मतलब है कि उद्योग जगत के लिए अधिकतम 1.5 गुना 50% दर जी, और खेती वाले के लिए न्यूनतम 50%। अभी क्या हो रहा है कि आपने कहा कि साहब खेती के 50 MSP हो, अच्छी बात हो जाए, उसका परिणाम क्या निकलने वाला है कि फिर थोड़ा ज़्यादा तो बाजार में ही सब एक किसान को रुपया तो खाएगा नहीं। कपड़े लेने जाएगा, बाजार में जाएगा, दवाई लेने जाएगा, सामान लेने जाएगा, दुकान में जाएगा, सीमेंट लेने जाएगा। वहाँ पे क्या हालत हो रही है? कारखाने के सामान के दाम तो आज कितने गुना बढ़ रहे हैं। आज तो हालत रही है कि जो दवाई 10 पैसे बनती है, वो बाजार में 10 रुपये बिक रही है। जो स्टंट डलता है हट में, जो हृदय के रोग वालों के लिए, उसकी कीमत अभी निकल के आएगी 25,000 रुपये, भी नहीं 23,000 रुपये उसकी कीमत, और 2-2 लाख रुपये उसके लिए किया जाएगा, 3-3 लाख। तो इसलिए ये अधूरा है। तो इसको आंदोलन को अगर जिंदा रहना है और आगे जाना है, तो लोहिया की तर्ज पे कहना पड़ेगा कि हम दाम बांधो नीति मानते हैं कि किसान को न्यूनतम लागत से 50%, उद्योगपति को अधिकतम लागत से 50%। क्या आपको ये नहीं लगता ये सरकार किसान आंदोलन को डराने की काम कर रही है, लटकाने और भटकाने की काम कर रही है? उसको मालूम है कि सामने लोकसभा चुनाव होना है, तो ये केवल किसानों की बैठक के आड़ पर टाइम पास कर रही है, और जिस दिन चुनाव आचार संहिता लागू हो गया उस दिन बोलेगा हम अगली बार देखेंगे। देखिए, पिछले बार भी जब आंदोलन हुआ था, अब वो आंदोलन कैसा बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं आज करेंगे। उस समय के बाद में आप लोग खुद ही स्वीकार करने लगोगे। आप पता कि जब अन्ना हजारे का खेल चला था, तो आप सब लोग विपक्ष में थे, पर हिंदुस्तान में कोई एक आदमी उनके संसद के स्थान से 2 फर्लांग दूर पर बैठ के विरोध कर रहा था, वो रघु ठाकुर जी। जबकि हमारे पास में सारे लोग आते हैं, कल भी आते थे, आज भी आते हैं, वो केजरीवाल हो, या हो, जो भी हो, और हमने तब भी लिखा और कहा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दुनिया के कारपोरेट का सत्ता हथियाने का षड्यंत्र है। पर उस समय लोगों ने बात नहीं मानी, अब पछता रहे। ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन की अभी इसके कई पक्ष हैं। निस्संदेह सरकार दबर करने का प्रयास करेगी, परंतु एक सवाल हम भी पूछना चाहते हैं कि कोई भी सरकार का लाभ भी सरकार में है, कोई आंदोलन में कभी अपन लोग कोई पोखरी लेके रहे हैं? आपके कम्युनिस्ट पार्टी में रहे जी, कांग्रेस रहे, सोशल पार्टी में रहे, बहुत आंदोलन किए हैं सर, पब्लिक लेके जाते थे। तो अगर आप आंदोलन को हिंसा के रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं, तो सरकार को आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं, हो रहा है। क्या देश में कहीं आवाज उठ रही? विरोधी गिराते आप भले बोल रहे हैं। तो दिल्ली शहर में तो हलचल हो रही। हालत तो यह है कि दिल्ली शहर में लोग कह रहे हैं साहब बड़ा अच्छा किया कि रोक दिए। तो अगर आपके आंदोलन की एक पब्लिक विरोधी छवि बन जाए,
आपकी आंदोलन के एक हिंसक से भी बन जाए तो फिर आप किसके समर्थन से करेंगे? तो आंदोलनकारियों को चाहिए कि वो आंदोलन को अहिंसक रास्ते पर ले जाएं और अहिंसक रास्ते से लोगों के मन को बदलने का प्रयास करें, तो जिससे समर्थन मिलेगा और फिर उस समर्थन का इस्तेमाल बदलाव पे हो पाएगा। डॉक्टर लोहिया ने कही 3 बातें बदलाव की: जेल, फाड़ और वोट। अभी पिछड़ा आंदोलन को एक साथ पंजाब में कौन जीता, हरियाणा में कौन जीता, और जो आंदोलन के नेता के लोग थे उनमें से एक की जमात नहीं बची किसी की भी, यानी 150 वोट मिले। तो आपकी जनता का असर क्या है? दूसरी बात, हम भी ये आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन करते रहे, लगातार कर रहे हैं। 4 से 8 दिन होते हैं तो हमारा किसान थक जाता है, भैया घर जाना है, खेती करना है, काम में देखे वाला नहीं। हाँ, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और 1 साल तक के आदमी आंदोलन कर सकता है, तो बैठ रहा है तो कोई ना कोई सत्य उसके पीछे है। इसलिए इस सवालों को समझना पड़ेगा। किसान की बात ठीक है, पर उस बात को तार्किक ढंग से उठाना, उस बात को गहराई से उठाना, अहिंसक रास्ते को पकड़ना और जनमत को साथ है। ऐसा भी तो बोला अच्छा जाता सर, है कि इस आंदोलन में जो है किसान आंदोलन की आड़ में जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं वहाँ पे, ऐसा भी बोला जाता है। अभी हम उस बहस में नहीं जा रहे, हाँ, इस बहस में मैं किसे जा रहा हूँ हाँ, कि उसमें मान लो किसी आंदोलन में 5, 10, 50 लोग बड़े गड़बड़ आ गए, तो हम सारे आंदोलन को नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए कह रहे हैं। हमारा कहना है कि वो खुद ही सोचे ना कि भाई आप आंदोलन करने आ रहे हो तो आप खुद लेके क्या आपको रुपये रुक जाएंगे। भाई दुनिया में आज भी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है तो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति भी कभी कोई ठोकरे लेके गए क्या? ठाकुर साहब, आज की बदलती राजनीतिक परिदृश्य में हम तो ये नहीं कहेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार को आप हटाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? रखना चाहते हैं तो किस लिए रखना चाहते हैं, और हटाना चाहते हैं तो किस लिए हटाना चाहते हैं? देश के सामने इस बात को अपना खुलकर रखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को मैं हटाना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के ऊपर जो प्रश्न है, तो अगर देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा या लोकतंत्र का स्वरूप ऊपर से लोकतंत्र बना रहे हैं पर नहीं रहेगा, कि लोकतंत्र का मतलब होता है टॉलरेंस, संवेदनशीलता। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष को बोलने का अधिकार। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की आवाज़ को सुनना। तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों के मामले में सरकार पीछे है और ये लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से खतरनाक स्थिति है। तो मैं तो चाहता हूँ सरकार को नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना चाहता हूँ। पर मैं इसको हटा के लाना क्या चाहते हो? इस बार हम क्यों हटा नहीं चाहते, वो भी बताइए। हटाने के साथ साथ लाना चाहते हैं। हम एक ही सरकार लाना चाहते हैं कि जो सरकार ये स्पष्ट तौर पर कहे कि हम सत्ता में आने के बाद हिंदुस्तान में ये जो WTO का एग्रीमेंट है, इसे कॉर्पोरेट कल्चर आया है, इसको खत्म करेंगे। जब इसकी जो दुनिया में खत्म हो रहा है, अब अमेरिका से हटने की भूमिका सोच रहा है, हम खत्म करेंगे। एक नंबर 2, जो बुनियादी चीज़ें हैं, सुरक्षा की हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उनको छोड़ के हम विदेशों से आयात नहीं करेंगे। नंबर 3, जो ऐसे कारखाने हैं जो सरकारी रहे हैं, जो जनता के लिए जरूरी है, मसलन रेलवे है, बस है, ट्रांसपोर्ट है, ऐसे कारखाने हैं, इन कारखानों को हम निजी हाथ में ले जाएंगे, क्योंकि ये मुनाफे के लिए होते हैं, ये जनता की सेवा के लिए। अस्पताल है, शिक्षा है, विश्वविद्यालय है, ये जनता के लिए, इनको हम निजी हाथ में ले जाएंगे। हम सारी शिक्षा का सरकारी हाथ में लेंगे, निजी कर को समाप्त करेंगे। जो सरकारी कहने को तैयार हो कि हम आंदोलन करने वालों से भी संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके लिए एक डेमोक्रेटिक स्पेस देंगे। और डेमोक्रेटिक स्पेस कहाँ है, जरा बताइए आप। अन्यथा ना लेने, आपको भी उदाहरण देता हूँ। दिल्ली की सरकार होती है, अच्छा रायपुर में आंदोलन करके देखो अभी, और इसके पहले कांग्रेस का प्रदेश क्या था। आंदोलन करने के लिए पहले शास्त्री चौक था, हम भी जाते थे शास्त्री चौक करते हैं। शास्त्री चौक से हो गया बूढ़ा पारा, अब बूढ़ा पारा बंद हो गया। अब कहाँ है?
वो जो नया सचिवालय बना है उसके आगे 24 किलोमीटर दूर नया रायपुर जंगल में हम लोगों ने नाचा किसी देखा ना कोई प्रेस वाला जाता है ना पानी व्यवस्था है, वहाँ जाकर बैठ जाइए, वहाँ जाकर आंदोलन करिए। फिर आप आंदोलन एक दिन कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं। हम अगर तकलीफ करके उठा के बैठना चाहते हो हम बैठ सकते हैं, ये हमारे अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो आप बताइए कि ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं है। तो मेरा कहना है कि 4 बातें करने को तैयार हो तो मैं उसको विकल्प के रूप में देखूंगा। केवल सत्ता को हटाना मैं विकल्प नहीं मानता। सत्ता हट जाए हम वोट करेंगे, हम चाहेंगे, अच्छी बात है, पर तू विकल्प है। अभी निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम मशीन पूरी तरह आरोपित हो चुका है। आपके पास ईवीएम मशीन आरोपित है कि आरोप मुक्त है? मैं ईवीएम पे बहुत चर्चा से ही करता हूँ कि 2014 में जब सरकार बदली थी और मोदी आ गया था, सौ ईवीएम लाने वाली कांग्रेस सरकार थी। एक बात। दूसरी बात है, कई राज्यों में जहाँ विरोधी पार्टियां जीती हैं वहाँ ईवीएम की बात जीती है। दिल्ली में पहली बार 69, इस बार 63 सीट आम आदमी पार्टी आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस आई, कर्नाटक में कांग्रेस में आई, 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस आई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आई। तो अगर ईवीएम के कार्यकाल जो जीती तो ये जीत हार में ईवीएम के कार्ड से मैं तो नहीं कहूँगा सर कि अपना चेहरा सुधारो, आईना गाली मत दो। एक मिनट सर, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो शायद आप भी सुने होंगे, आप भी जानते होंगे। धमतरी के पास एक कुरुद करके गांव है, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार था। उस उम्मीदवार को एक भी कसम खाने के लिए वोट नहीं मिला था। पूरी मशीन उसका निरंक बता रहा था, जो आज हम ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल असंभव है। आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपना वोट तो डालेंगे कि आपको कोई दे ना दे, लेकिन वो भी नहीं था। तो कैसे मैं इसको आरोप मुक्त करेंगे? नहीं, इसलिए हम आरोप मुक्त करेंगे कि जो घटना बता रहे हो कुरुद की, वो घटना में बहुजन समाज पार्टी वहाँ क्या चुनाव जीतने वाली पार्टी थी। अगर मान लो वहाँ मशीन का इस्तेमाल होता तो नंबर 2 वाले कितने होता? बीएसपी में नंबर 2 वाली थी। तो एक दूसरा ये कि आखिर कुछ लोग जीते हैं, तो जीते कैसे? और पाकिस्तान में ईवीएम नहीं तो क्या हुआ? यहाँ ईवीएम नहीं थी तब भी क्या हो रहा था? 1982 में या 81 में अमेठी का उपचुनाव हुआ संजय गांधी के वक्त के बाद। स्वर्गीय राहुल गांधी पहली बार उसमें चुनाव में उतरे। उनकी सरकार थी, यूपी में विजय बाबू सिंह जी की मिस्टर थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बने थे। हमारी पार्टी लोक जनता समझ यादव को प्रत्याशी बनाया था और मैं उसका प्रभारी था। तो मतदान के दिन सुबह 950 लोगों को हमारे साथ में हमको सहित और प्रत्याशी समझ यादव सब लोगों को सबको 4 बजे रात को उठा के जेल बंद कर दिया और शाम को मतदान खत्म हो गया, छूट गया। तो देखिए क्या है कि दुरुपयोग तो वैसे भी हो सकता है। अपन जनमत को जागृत करें, जनमत जागृत होगा। कोई ईवीएम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई पर्ची वाला कुछ नहीं कर सकता है, बशर्ते जनमत जागृत हो। जनमत जागृत हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, सारे तंत्र के बाद भी प्रधानमंत्री का चुनाव। इसलिए कमजोर आवाज ना उठाओ। अब ये अपनी कमजोरी रखती है, ऐसा साहब ईवीएम, अरे भाई चलो तो बेजान अच्छा ही बताइए, पर काम कितना कर रहे हैं? अभी मैं जिस दिन भोपाल पहुंचा तो हमारी गाड़ी आई, सुबह पहुंची करीब बजा हुआ 6:15। तो स्टेशन से उतर के सामान हमें रखा हम लोगों ने, हमारी गाड़ी से जा रहे थे, कमरे पर बैठे थे। ये 2 दिन पुरानी बात है। तो 10-12 लोकल झुंड जो है पट्टा डाले चला जा रहा था। 3-4 महिलाएं थी और 4 से पुरुष थे। वो सब मध्य वर्गीय खाते पीते थे, जैसे हमारे अग्रवाल जी है ना, पुराने खाते पीते। वो सब पट्टा डाले थे राम नाम का, और घरों में जाके प्रचार कर रहे।
जरा एक आदमी समझ उठना दीवान जी का कांग्रेस प्रचार करता था प्रचार करने में जाते। तो देखिए क्या है कि अपने काम करने के तरीके बदलो। राजनीति में विरोध के लोगों में क्या क्या है, हमारे प्रतिपक्ष से लोग कौन आते जाते, कौन जनता में जा रहे हैं, सारा का सारा जो राजनीति का काम है ये मीडिया के आधार पर चल रहा है। ठीक है, मीडिया की दुनिया हो सकती है, परंतु भाई आप अपना कर्तव्य करने वाले हैं। जाओ तो गांव में 50 की 100 की मीटिंग तो करो। राहुल गांधी निकल गए, क्या कोई कांग्रेस पार्टी के लोग 10 गांव बता जो हम मीटिंग करने गए होंगे, हमारा मुद्दा क्या करके बताए। तो देखिए जनता में जाइए कि ईवीएम कुछ चलने वाली नहीं है। जनता तैयार होगी, पर जनता को सवाल आपको नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न था